जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS21 अकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषताएं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा, संविधान के सोर्सेस, संविधान सभा में जो चीज़ें हमने ग्रहण की वो किस किस देश से क्या ग्रहण किया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता MN राय के द्वारा रखा गया। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टी थी स्वराज पार्टी जिसने संविधान सभा के गठन का विचार रखा, और व्यक्तिगत रूप से MN राय जी ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उसने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो वयस्क मताधिकार का तात्पर्य यह है कि 18 वर्ष से ऊपर जो इससे जैसे आज हम लोग वोट देते हैं उसी तरीके से एक वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाए, इसकी मांग रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब रखी थी? 1938 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पहला प्रयास किया गया संविधान के गठन के लिए वो था 1942 में क्रिप्स मिशन। तो ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा, जिसे मुस्लिम लीग ने क्या करा? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन के लिए सर्वप्रथम कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब संविधान सभा का गठन जो होता है वो कैसे होता है? 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो अगर ये पूछा जाए संविधान सभा का गठन हुआ किस मिशन के द्वारा या किस योजना के द्वारा, तो उसमें आपको उत्तर लिखना है कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी एलेक्जेंडर। अब इनका नाम याद कैसे रखेंगे? लॉरेंस, लॉरेंस इस समय बड़ा फेमस है, लॉरेंस विश्नोई, उससे कर सकते हैं क्रिप्स, क्रिप्स एलेक्जेंडर, या इसको ऐसे याद रख सकते हैं लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर। ठीक है, एलेक्जेंडर, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया LCA। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे? लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर, और 1946 में आया, और संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। ठीक है, तो क्या था कि उस समय जितना भारत था उसको 389 सीटों में डिवाइड किया गया, जैसे आज हमारे लोकसभा में सीटें हैं 500 समथिंग। ठीक है, तो उस समय 389 सीटों में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें से 296 सीटें किसको दी गई? जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष डायरेक्ट नियंत्रण में थे उन प्रांतों को, और 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई। देसी रियासतें कौन सी थी उस समय? जैसे निजाम थे हैदराबाद में, और सिंधिया थे, या जयपुर के राजघराना था। ये सब जो है ये देशी रियासतें थी, इनको 93 सीटें दी थी। 1946 में हुए चुनाव में 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। तो जो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्र थे उसके 296 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 93, तथा 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसीलिए संविधान सभा में के गठन में पूरी तरीके से कांग्रेसी लोग ही शामिल थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुनने का कारण क्या था? क्योंकि उस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। जैसे आज भी होता है कि लोकसभा जब भी चूज होती है, जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठ का तात्पर्य होता है जो सबसे ज़्यादा बार जीत के आया होता है, उसे क्या बना देते हैं? प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद लोकसभा के सदस्य अपने स्पीकर को चुनते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इनको क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये आप लोग याद रखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया, यानी मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का तो बहिष्कार किया ही था, लेकिन इसमें कैबिनेट मिशन में चुनाव में भाग लिया था, लेकिन उसकी सीटें कम आई थी, इसलिए इसने क्या किया है कि जो संविधान निर्माण बैठक हो रही थी इसको बहिष्कार कर दिया, उसमें शामिल नहीं हुए।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है। और एच.सी. मुखर्जी, इनका नाम याद रखिएगा, ये याद नहीं होता है। मुखर्जी जो थे, एच.सी. मुखर्जी, इनको क्या चुना गया? इनको चुना गया उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। सर बी एन राव को क्या बनाया गया? सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बनता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन राव जी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें क्या था कि संविधान का हम लोग निर्माण क्यों कर रहे हैं, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी से मिलता जुलता ही संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया है। आपको क्या रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान का? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बस इतना याद रखना है। इसमें समय कितना लगा? इसमें समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और कुल संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? कुल 11 बैठकें हुई। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आहूत की गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित की गई। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्थापित किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है। राष्ट्रीय गान आप लोग पता ही होगा, जनगण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इन दोनों को कब अपनाया गया था? तिथि याद रखना है आपको, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी 1950 में ही संविधान सभा ने क्या चुन लिया? पहला राष्ट्रपति। ठीक। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित अन्य कार्य समितियां कौन कौन सी थी? तो संघ शक्ति समिति एक थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय संविधान समिति थी, जिसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ये इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति, यानी राज्यों की जो समिति थी, उस समय जो प्रांत कहा जाते थे, उसकी जो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने बहुत सी देशी रियासतों को भारत में शामिल करवाया था, इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक को संबंधित परामर्श समिति, इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। राष्ट्रध्वज संबंधित सदस्य समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। यानी अनुच्छेद 395 थे, 395 वर्तमान में भी हैं, 22 भाग थे, 22 ही भाग हैं, लेकिन अनुसूचियां 8 थीं और 4 इसमें ऐड कर दी गई। ठीक है। तो 395 अनुच्छेद में क्या कोई चेंज नहीं किया गया? चेंज किए गए हैं, लेकिन उसको का इस तरह से जोड़ा गया है, कोई ऐसे अलग से अनुच्छेद बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है। अनुच्छेद में जैसे 43 का है, 51 का है। ठीक है। भाग में भी यही किया गया है कि भाग 4 का इस तरह से बढ़ाया गया है। ठीक है। लेकिन अनुसूचियों को बढ़ाया गया है। 8 अनुसूचियाँ थी, 9, 10, 11, 12, ये बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है हमारा संविधान। एकल नागरिकता है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ये एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या हुआ? एकल नागरिकता का तात्पर्य हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आसाम में रहता हो, जम्मू कश्मीर में रहता हो, तमिलनाडु में रहता हो, उत्तर प्रदेश में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो,
उसकी नागरिकता एक होगी, वो होगी इंडियन नागरिकता। लेकिन कुछ देशों में जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे डबल नागरिकता होती है। एक नागरिकता होती है देश की और दूसरी नागरिकता होती है उस प्रांत की जहाँ वो निवास करता है। और जो एकल नागरिकता कहाँ पे चलती है, ये हमने ग्रहण की है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कि तात्पर्य है कि सभी वयस्कों को मत का अधिकार है। सभी वयस्क जिनकी आयु कितनी होगी, 18 वर्ष से प्लस होगी, उनको मताधिकार का अधिकार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र रहेगी कार्यपालिका से, विधायिका से, ठीक है। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, और नहीं शायद है। संसदीय शासन प्रणाली हमने ग्रहण की है ब्रिटेन से। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का तात्पर्य होगा एक गवर्नमेंट होगी केंद्र में, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट होगी राज्य में, जैसे मुख्यमंत्री गवर्न करता है। तीसरी ग्राम स्तरीय पंचायतें जैसे होते हैं, जैसे जिला पंचायत सदस्य होते हैं जिसमें प्रधान होते हैं, ये है पंचायतें, ठीक। तो हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और पंचायतें। संघात्मक संविधान हेतु किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, ये हमारे संविधान की विशेषता है। अब आ जाते हैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन पर, संविधान के स्रोत। इसमें पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत कायदे से आप लोग पढ़िएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या ग्रहण किया, ये याद रखिए कि जो भारत का संविधान है उसमें अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। तो क्या क्या हमने ग्रहण किया है, न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपातोबंद, ये सभी चीज़ें हमने कहाँ से ग्रहण की हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटेन, अब ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया, ब्रिटेन का शासन था उस समय हमारे देश पर, तो जाहिर सी बात है कि हम ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे। तो सबसे पहले हमने उनसे ग्रहण किया ब्रिटेन के शासन से संसदीय प्रणाली। दूसरी हमने ग्रहण किया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एकल नागरिकता क्या होती है। तो संसदीय प्रणाली हमने ग्रहण की एक ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, जबकि ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता ही नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में जो राजा होता है या रानी होती है, राजा या रानी, या इसको बोल सकते हैं क्राउन, ताज, जो ताज की स्थिति होती है वही स्थिति हमारे देश में राष्ट्रपति जी की है। मतलब ब्रिटेन के राजा ब्रिटेन में और हमारे देश का राष्ट्रपति हमारे देश में, ये इक्वल पोजीशन पे हैं। बस इतना याद रखना है आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया, मूल अधिकार, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया, मूल अधिकार। संविधान की सर्वोच्चता, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया। क्या क्या ग्रहण किया, मूल अधिकार ग्रहण किया, संविधान की सर्वोच्चता ग्रहण की, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो तो ब्रिटेन से हमने ग्रहण किया था, तो राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन से थे। लेकिन जो राष्ट्रपति होगा वो ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटेन में वंशागत राजा है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति वंशागत नहीं है। हमारा राष्ट्रपति हम लोग चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, हम लोग सब सांसद और विधायक चुनते हैं, वही लोग मिलकर अपने मत के द्वारा राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है हमारे देश में, ये कहाँ से प्रावधान लिया गया है, अमेरिका से। अब में अंतर समझ में आया आपको। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया, क्योंकि इंग्लैंड में राजा के बाद उपराजा नहीं होता है या महारानी के बाद उप महारानी नहीं होती। लेकिन हमारे देश में उपराष्ट्रपति इसलिए होता है कि अगर राष्ट्रपति अपना कार्य उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति उनका कार्य का संपादन करेंगे। कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया, कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण किया शक्ति विभाजन। इसमें संघ एवं राज्यों के बीच, यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में शक्ति का विभाजन, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया, कनाडा से। कनाडा ने हमें क्या करा, संघ और राज्यों के बीच जो विभाजन कर दिया शक्ति के आधार पर। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी वो किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास, ये भी हमने कनाडा से ग्रहण किया। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया, कनाडा के संविधान से।
ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ याद रखना है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, अस्सी शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी और राज्यपाल की नियुक्ति, ये तीनों चीज़ें कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई। आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया, बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने ग्रहण किए आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से इसको अगर याद करना हो तो इसको याद कर सकते हैं, नीति आयरलैंड गई या नीति आई। ठीक है, नीति आयरलैंड गई, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नीति, नीति समझ लो कोई फीमेल है और घूमने कहाँ गई है, आयरलैंड गई है। नीति कहाँ गई, आयरलैंड गई। नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी, निर्वाचित नहीं होगा, निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ग्रहण की, वो भी हमने आयरलैंड से ग्रहण की। अब आपको तीसरा कंफ्यूजन कि राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन से, राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से। अब राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ये क्या तात्पर्य हो गया, तो जो अमेरिका में राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी जो वहाँ के पब्लिक होती है, जो जनता होती है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। लेकिन हम जो हैं, क्या हम राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट भाग ले रहे हैं, नहीं। क्या हमने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कभी वोटिंग करी, नहीं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये प्रेरित है कहाँ से, आयरलैंड से। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, नीति गई, नीति कहाँ गई, नीति आयरलैंड गई घूमने, ठीक है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया ये भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ग्रहण किया, दक्षिण अफ्रीका से हमने ग्रहण किया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और दूसरा क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होगा संविधान संशोधन का आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 368। और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बहुत खेलती है, तो आपने याद रखो दक्षिण अफ्रीका ने कितने रन बनाए, 368 रन बनाए। ठीक है, किसी से मैच हो रहा था, इंडिया से मैच हो रहा था, उसने कितने बनाए, 368 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 368 रन बनाए। अगर इतना आप याद रखेंगे तो 368 का अनुच्छेद किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण की, दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया ये भी हमने कहाँ से ग्रहण की, दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से हमने क्या ग्रहण किया, फ्रांस से हमने ग्रहण किया फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, यानी सभी लोग फ्री रहें, फ्रीडम। दूसरी बात समानता, सभी लोग इक्वल हैं। तीसरी भाईचारा, बंधुत्व का तात्पर्य है भाईचारा। ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, ठीक है, और जिसे हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। और दूसरी है क्या, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, फ्रांस से। अब ऑस्ट्रेलिया से हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब जब आप अगर मैप देखेंगे तो देखेंगे कि जो भारत का मैप है, समुद्री सीमा देखेंगे उसके यहाँ पे कहीं पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। तो ये समुद्र से क्या है, समुद्र से पास में है कि नहीं है, बस ऑस्ट्रेलिया समीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारे समुद्री सीमा के समीप है। इसको ऐसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया क्या है, समीप है, ठीक है। तो समीप, ऑस्ट्रेलिया समीप है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया समुद्र से क्या क्या है, संयुक्त संयुक्त है, मिले हुए हैं, तो संयुक्त बैठक। इसमें आपको ये भी याद रखना है संयुक्त बैठक का प्रावधान कब है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, संयुक्त बैठक से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या ग्रहण किया, जर्मनी से हमने ग्रहण किया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल जर्मनी, आपातकाल जर्मनी। अब ऐसे याद रखेंगे, जर्मनी का सबसे फेमस व्यक्ति आपको पता ही होगा, हिटलर कहाँ के थे, जर्मनी के। और हिटलर क्या थे, हिटलर थे एक तानाशाह। जो तानाशाह होगा वो क्या करेगा, आपके मूल अधिकारों को निलंबित करेगा, बस आपातकाल ले आएगा। तो हिटलर ने क्या किया था, जर्मनी में आपातकाल ले आया था।
उसी तरीके से हमारे देश में अगर आपातकाल लागू होगा तो कुछ मूल अधिकारों को छोड़कर मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। ये हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। जापान से हमने क्या ग्रहण किया? जापान से हमने ग्रहण किया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आपने सुना भी होगा कि जापान के लोग कानूनों का यानी विधि का बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो इतना फॉलो करते हैं कि जापान में ट्रेन 1 मिनट कभी लेट नहीं होती है, और ना ही वहाँ का कर्मचारी कभी ऑफिस देर से पहुँचता है या समय से पहले ऑफिस छोड़ता है। यानी वो जितने लोग हैं वो सब अपने संविधान को, अपने कानून को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इसीलिए इतना विकास कर रहे हैं। तो हम, जाहिर सी बात है, हम उनसे क्या ग्रहण करेंगे? यही चीज़ ग्रहण करेंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान से ग्रहण किया। अब आता है लास्ट में हम देखते हैं पूर्व सोवियत संघ, जिसको रूस भी कह सकते हैं। पेपर में पूर्व सोवियत संघ लिखा हो और या रूस लिखा हो, दोनों का तात्पर्य एक ही आएगा, ठीक है। इससे हमने क्या क्या ग्रहण किया है? मूल कर्तव्य ग्रहण किया है, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर, ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है? रूस के संविधान से ग्रहण किया है, यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया। मूल कर्तव्य के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 51 का में है ये, और भाग है 4 का, ठीक है। और कब ये लागू किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के उस पे अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। और ये कहाँ से प्रेरित थे? पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।